दोस्तों, एमएस ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज यूपी टेट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी की तीसरी जो प्रश्न श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें आपके 30 प्रश्न हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए स्किनर, बी विलियम जोन्स, सी वुडबर्ग और वाटसन। तो इसमें जो है आपके कौन से आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? इसमें जो है आपके विलियम जोन्स महोदय जो है आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, बी मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वह आपके जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। अब जो है अगला प्रश्न है, बुद्धि का के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वर्ट और ऑप्शन डी स्टर्न। तो ये जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा गया है, तो इसमें कौन है? तो आपके जो है स्पीयरमैन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? तो ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें जो है ऊपर के तीनों नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, अगर जो है ये बहु अनुक्रिया का नियम है ये उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन डी आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, सी पावलॉव और डी बी.एफ. स्किनर। तो ये जो है क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में समीप विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जेमर ब्रूनर, बी लेव वासगोस्की, फिर जो है सी जीन पियाजे, डी अल्बर्ट बांडूरा। तो ये किसका है? तो यहाँ पर जो है आपका बाल विकास की समीप विकास क्षेत्र की अवधारणा जो है लेव वासगोस्की की है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, फिर ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100, सी मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटा 100, डी मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु। इसमें जो है बुद्धि लब्धि या आयु ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 है, अर्थात यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए आपका सही है। आपका जो है अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी रॉल्स। तो ये कथन जो है
आपके रूसो महोदय का है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। आपके जो है अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, बी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में शिक्षित करना, सी प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, डी केवल गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पर जो है भेदभाव रहित शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या होता है? तो यहाँ पर सीखने के पठार का मुख्य कारण नंबर 1 अभिप्रेरणा की कमी या थकान, बी विद्यालय का अच्छा वातावरण, सी बुद्धि का तीव्र होना, डी व्यवस्थित शिक्षा पद्धति। तो इसमें जो है आपका जो अभिप्रेरणा की कमी या थकान, ये आपका ऑप्शन सही, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कोहलर, अगला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर का संबंध किस सिद्धांत से है या इनमें से किससे है? तो आपके जो है अधिगम का सिद्धांत से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपके अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ए जारसील्ड का, स्टैनले हॉल का, सिप्सन का या क्रो एंड क्रो का। तो ये जो है आपके जो कथन है ये किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन आपके जो है स्टैनले हॉल का है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो है ऑप्शन ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 45 मिनट, डी 30 मिनट। तो भारतीयों के जो है माइक्रो शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग में जो है कितना समय दिया गया है? तो यहाँ पर प्रतिमान समय 36 मिनट का दिया गया, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी होती है? तो ए 90 से 110, बी 70 से कम, सी 120 से अधिक, डी 80 से 90। तो जो है ग्रसित बुद्धि या मानसिक मंदता के शिकार बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को पढ़ने में अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, बी सिगमंड फ्राइड, सी गॉर्डन अल्पोर्ट और डी रेमंड कैटल। तो इसमें जो है कौन है जिन्होंने जो है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया? तो ये जो है आपके सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित, लंबवत। तो इसमें जो है सभी तो जो है वैसे तो अधिगम के 5 वक्र होते हैं, तो ये सभी वक्र हैं, किंतु इसमें जो लंबवत है यह वक्र जो है अधिगम में नहीं होता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपके ऑप्शन के आधार पर सही होगा, जो नहीं होता है।
अब अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अनोखा काल कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी प्रौढ़ावस्था को। तो अनोखा काल बचपन के काल को या बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो इसमें जो है शिक्षक को छात्रों को विभिन्न सुविधाएं देनी चाहिए, का सहयोग करना चाहिए। तो ये जो है एक तरीके से जो है डी ऑप्शन सही होगा, सुविधादाता। आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार उपयुक्त है? इसमें जॉन डीबी किस कथन को उपयुक्त मानता है, इसमें देखना है। तो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, इसका कर्षण करना चाहिए। डी कक्षा में केवल रटने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जॉन डीवी का मानना था कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, अनुमानसिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ए गत्यात्मक, बी स्थिर, सी प्राथमिक, डी द्वितीय। तो इसमें जो है अनुमानसिकता सामाजिक संरचना में एक स्थिर संरचना है। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? ए धार्मिक शिक्षा देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी कठोर अनुशासन लागू करके। तो यहाँ पर जो है बच्चों को अगर नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं होती हैं उसमें शामिल किया जाए तो उनमें भी नैतिक मूल्यों का विकास होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, डी मानक भाषा का ज्ञान। तो वास्तव में यहाँ सभी सही है, किंतु एक शिक्षक के अंदर जो विशेष गुण होने चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता किस पर आधारित होती है? तो आपके जो है ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, बी उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी उनके सहोदर की अभिवृत्ति पर। तो ये अक्सर करके बच्चे अपने माता पिता से अधिक प्रभावित होते हैं, अभिभावकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्रोध और भय, बी स्नेह और प्रेम, सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है उत्तेजना व भावों में उथल पुथल संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए नवीन सिद्धांतों की खोज करना, बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सी शिक्षक की आर्थिक स्थिति सुधारना, डी केवल छात्रों की त्रुटियों की सूची बनाना। तो
तो एक क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, थॉर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किस श्रेणी में आता है? ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक आपके सामान्य श्रेणी में आता है, सामान्य बुद्धि का बालक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जो है अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2009, बी 1 अप्रैल 2010, सी 26 जनवरी 2010, डी 15 अगस्त 2009। तो ये जो है लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ए छात्र अपनी उत्सुकता के कारण पढ़ता है, बी छात्र पुरस्कार या अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ता है, सी छात्र को आत्मसंतोष मिलता है इसलिए वह सीखता है, डी छात्र ज्ञानार्जन के लिए नए विषय चुनता है। तो इसमें जो है आपके प्रेरणा के लिए जो सही तत्व है वो है आपका ऑप्शन बी, छात्र पुरस्कार या अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ता है। अब इस श्रृंखला का जो है अंतिम प्रश्न है, बालक का विकास निम्नलिखित में से किस क्रम में होता है? ए पैर से सिर की ओर, बी सिर से पैर की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, या डी बी और सी दोनों सत्य हैं। तो इसमें जो है विकास सिर से पैर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस प्रकार यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जो है आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी, इसके प्रश्न कैसे लगे कमेंट कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।